अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो आप सबका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल। आज हम आपके सामने सीटेट उर्दू के सिलसिले में जो एक सिलेबस है उसके सिलसिले में बात करेंगे। लैंग्वेज के पेपर से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं और कोशिश इसी बात की रहेगी कि हम सिलेबस को पूरी तरह से समझें और सिलेबस को समझने के बाद 100% हम क्वेश्चन का आंसर कर पाएं। इस तरह से एक आसानी ये होगी कि हम फुल स्कोरिंग कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि किताबों के सिलसिले में अगर आप फला किताब को पढ़ते हैं तो आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। वो सारी किताबें इस तरह से थी जिसमें कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते थे। सबसे मेन यही है कि अब जो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है उस क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि कॉमन सेंस। आपका सेंस जितना काम करेगा उतना आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें सिलेबस को समझना निहायत ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो लैंग्वेज पेपर में कम से कम 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स आप कहिए कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का होता है, जुबान की तफहीम का होता है। आपको उसमें से कुछ पैराग्राफ होगा, कुछ कवायद के बारे में होगा, ये सारी चीजें दी जाएंगी और उसमें से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसका दूसरा पार्ट है पेडागोजी के बारे में, यानी पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जुबान की नशो नुमा का इल्मे तदरीस। अगर हम ये पूरे दोनों पार्ट को अच्छी तरह से समझ लें तो कहीं पर भी कुछ भी हमसे छूट नहीं सकता है। जहां तक रही बात पहले पार्ट की, यानी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात, यानी जुबान की तफहीम की, तो ये निहायत आसान होता है। सबसे पहले तो हम कहेंगे इसका एक पॉइंट जो लिखा होता है रीडिंग अनसीन पैसेज, यानी नामालूम इक्तिबास की क़रात। जो आपको पैसेज दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी में से कुछ सवालात आपसे पूछे जाएंगे। आप पैराग्राफ पढ़िए और सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें मालूम नहीं हो पाता है कि नामालूम इक्तिबास यानी अनसीन पैसेज क्या है। और हम इसका मतलब आपको अगर बताएं तो उर्दू में नामालूम इक्तिबास अनसीन पैसेज उसे कहते हैं जिसका सियाको सबाक मालूम ना हो। आपको वहां जब पैराग्राफ दिया जाता है कुछ भी नहीं लिखा जाता है, बस आपको लिखा जाता है इस पैराग्राफ को पढ़िए, इससे आपको कुछ सवालात पूछे जाएंगे। तो ये हुआ। अब इसके बाद है कि ये पैराग्राफ जो आपको दिए जाएंगे, ये पैराग्राफ 2 तरह के होंगे। या तो ये पैराग्राफ आपका ड्रामा से होगा, या तो फिर आपका ये पैराग्राफ आम नसरी मजामीन में से हो। इस तरह से आप देखिए तो ये मालूम न हो कि ये नस्र का हिस्सा किस किताब से लिया गया है और इसके राइटर कौन है, यानी इसके लेखक कौन है। तो ये है अनसीन पैसेज का मतलब। आपको मजीद हम बता दें कि जो इक्तिबास आपको दिया जाएगा, ये इक्तिबास अदबी भी हो सकता है, साइंसी भी, वजाहती या इस्तिदलाली, किसी भी किस्म का इक्तिबास पैराग्राफ हो सकता है। तकरीबन ये आपके लिए आसान है समझना। और आपको कहें तो परिचय सवालात में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, इसमें 2 किस्म के इक्तिबास होते हैं, 2 इक्तिबास होते हैं। एक इक्तिबास तो आपको प्रोज से होगा यानी नस्र से होगा, और दूसरा इक्तिबास पोएम से होगा यानी नज्म से होगा। तो ये दोनों बातें हम जानते हैं और दोनों को हम पढ़ेंगे और पढ़कर उसका आंसर हम करेंगे, और ये निहायत आसान होता है। जब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पर भी आप देख सकते हैं हम दोनों पैराग्राफ को उठाएंगे और दोनों पैराग्राफ से कुछ सवालात आपके सामने पेश करेंगे। उन सवालात की रोशनी में हम जवाबात लेंगे। इसी तरह से आपको उसी में से बताएं कि इस इक्तिबास की रोशनी में जो सवालात होते हैं वो किस किस किस्म के सवालात होते हैं। पहली बात है कि वो तफहीम पर मबनी होते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल होते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं कि आप कितना समझ पा रहे हैं, आपकी समझ उससे जांच की जाती है। ये एक मकसूद होता है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है कि अंदाजा माखज पर मबनी होते हैं ये सवाल।
यानी कहां से लिया गया है ये। दूसरी बात कि आपकी जांच भी की जाती है इसमें कि आप किस हद तक इसको समझ पाते हैं, आपने इसका किस हद तक जवाब दिया है और जो जवाब आपसे मतलूब और मकसूद हैं वो जवाब आप दे पा रहे हैं या नहीं। इसी तरह से इसमें जो तीसरे लेवल के सवालात होते हैं जो पूछना मकसूद होता है वो है कवायद पर मबनी, यानी उसमें से कुछ उसूल और कुल्लियात की बात होती है, वो आपसे पूछ ले जाते हैं क्या ये उसूल ठीक है या नहीं है। आमतौर पे अब तक ये देखा गया है कि उसमें या तो अपोजिट शब्द पूछे जाते हैं, अजदाद पूछे जाते हैं, मुतजाद अल्फाज पूछे जाते हैं। इसी तरह से उसमें से आपको पूछा जाता है वाहिद जमा, ये ज्यादातर आम है कि यही पूछा जाता है कवायद की, और दूसरी चीजें इसमें अब तक शामिल नहीं हो सकी हैं। इसी तरह से नंबर 4 में है जुबानी सलाहियतों पर मबनी, कि आपकी जुबान पर कितनी गिरफ्त है। कोई वर्ड आपको दे दिया, वहां पर इमला गलत लिख करके और आपको कह दिया गया कि आप इसमें से इमला चूज कीजिए कौन सा करेक्ट वगैरह, इस तरह से आपकी जुबानदानी की भी जांच की जाती है। ये बात हुई। अगर कुल मिलाकर देखें तो 15 नंबर लाना बहुत ईजी है हर शख्स के लिए। जब आप 15 में से 15 ले आएंगे तो अब 15 के लिए आपको तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, और उसके लिए आपको कुछ न कुछ आपको पढ़ना ही होगा। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ये बहुत जरूरी है। इसके हर नुक्ते पर तफसील से गुफ्तगू की जानी चाहिए, उसको तफसील से समझेंगे। आपके सारे मसाइल का हल पेश करते हुए यहाँ पर क्लास भी ली जाएगी। यानी मकसूद ये है कि आपको ऐसे पढ़ा दिया जाए कि आप उर्दू और हिंदी में 30 में से 30 नंबर तो हासिल करने की कोशिश करने ही लगें। लेकिन आप अज़्म कीजिए, यहाँ पर देखिए कॉमन जो सेंस का जो क्वेश्चन होगा वो आपको इन्हीं चीज़ों से पूछा जाएगा। जो जुबान की नशो नुमा का इल्म तदरीस है, यहीं पर लोग आमतौर पर गलतियां करते हैं। इनको समझना निहायत ज़रूरी है, इसको समझिए। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बेसिकली तकरीबन यानी 9 पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप कहिए तो 9 क्लासेस में जो है ये चीजें हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत लंबे भी हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट को हम आपके सामने पढ़ें तो पहला पॉइंट लिखा है लर्निंग एंड इक्वेशंस, यानी इसका मतलब है कि आमोजिश और हुसूली, यानी कोई भी चीज है उसके बारे में हम वहां पर डिस्कस करेंगे कि कोई आदमी सीखता है और फिर उसके बाद जो है सीख कर यानी कितना वो सीखा है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस पॉइंट के तहत। इसी तरह से सिलेबस में दूसरा पॉइंट दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी तदरीस जुबान के उसूल नजरियात कुल्लियात, यानी लोगों के बारे में जो अलग अलग लोगों ने इसके सिलसिले में राय दी हैं, उनके नज़रियात हैं। जैसे आपने नाम सुने होंगे, वाइगोस्की है, पियाजे है, इन लोगों के बारे में नज़रियात। अगर इसको देखा जाए ये थोड़ा सा डिटेल है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 3 से 4 क्लासेज हैं ये, तो तदरीस ज़ुबान के उसूल व नज़रियात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे उसमें। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में अगर देखिए तो 2-3 पॉइंट्स हैं। अगर हम उसको पढ़ें तो इस तरह से लिखा है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये एक है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, यानी यहां पर ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सुनने और बोलने का किरदार। फिर उसी में कहा कि जुबान के काम और अक़साम, फंक्शंस पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से अगला है कि बच्चे बतौर वसीला, यानी एक आलेकार के तौर पर टूल्स के अकॉर्डिंग जुबान को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो नंबर 3 का पॉइंट था, खुद इसमें अगर आप अलग अलग करें तो 3 पॉइंट्स बन जाते हैं। तीनों को बेसिकली अच्छी तरह से समझना जरूरी है। जुबान के सिलसिले में कई सवालात रहते हैं तो आपको इसको अच्छी तरह से समझना, और वो भी बच्चों के सिलसिले में। ये नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको सोचेंगे, क्योंकि आप एक मुअल्लिम और मुदर्रिस बनने जा रहे हैं तो आपको बच्चों के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप सोचेंगे तो आप अच्छा जवाब दे सकते हैं। चौथा पॉइंट से जो पेडागोजी के सिलसिले में है तो इसमें लिखा है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर communicating ideas verbally and in written form। ये
थोड़ा सा लंबा है। इसमें पूछा जा रहा है कि जुबानी और तहरीरी तौर पर ख्यालात की तरसील के लिए जुबान की आमोजिश में कवायद के किरदार का तनकीदी पहलू, यानी जो हम ग्रामर पढ़ते हैं, जो हम लैंग्वेज को जानने और समझने के लिए जो उसूल और कुल्लियात पढ़ते हैं, उसके लिए आपको बच्चे को जो सामने रखना है, उसको लिखना सिखाना है, बोलना सिखाना है, उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हम किस तरह से बात करेंगे कि बात समझ में आए। यानी बेसिकली इसमें देखिए तो तरसील जुबान की आमोजिश पर बात की जाएगी। इसी तरह से अगला पॉइंट जो लिखा है कि चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डिजर्व क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स। सबसे पहले आप जिस क्लासरूम में हैं उस क्लासरूम को सामने रखिए तो इस पॉइंट को समझना भी आसान है कि कसीर लिसानी जमात में जुबान की तदरीस के मसाइल। कसीर लिसानी जमात यानी मतलब एक क्लासरूम है जिसमें कई लैंग्वेजेस समझने वाले बच्चे हैं, तो वहाँ पर तदरीस के कौन से क्या मसाइल सामने आ सकते हैं वो हैं। फिर इसके बाद है जुबान की पेचीदगियाँ समझनी है, यानी लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़। एक वर्ड आप बोलेंगे, किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा, इस तरह की बातें आपको उस यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे वहाँ पे कॉमन बेस्ड क्वेश्चन भी होगा और इसी को सामने रखकर होगा, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इसी में एक पॉइंट और है, गलतियाँ और नकाइस। तो देखिए नंबर 1 इसमें कई पॉइंट्स हैं कि कसीर लिसानी जमात, इस बात को सामने रखना है कि उसके क्या मसाइल हैं। दूसरी बात है कि जुबान की यानी लैंग्वेज की क्या डिफिकल्टीज हैं वो आपको सामने रखना है। और तीसरी बात क्या एरर्स हैं और डिसऑर्डर्स हैं, यानी गलतियां और नकाइस। नकाइस यानी कमजोरियां हैं, खामियां हैं, ये सारी चीजें वहां पर आपको सामने रखनी है। तो ये 3 पॉइंट, यानी इस पॉइंट में, चौथे पॉइंट में खुद कई पॉइंट सामने आ गए। इसके बाद एक पॉइंट है कि लैंग्वेज स्किल्स, ये तो बहुत छोटा है लेकिन यहाँ बोलने में छोटा है, लेकिन अगर इसको पढ़ें तो ये बहुत ही बड़ा है। इसको समझना निहायत जरूरी है। इससे तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इसी से पूछे जाते हैं, जुबानी महारतें, लैंग्वेज स्किल्स से। अगर आपकी जुबान जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप समझा सकेंगे, उतनी अच्छी तरह से आप क्लासरूम में बातचीत कर सकते हैं। मेन ये है कि आप अपनी बात को बच्चों तक पहुंचा दीजिए, ये असल कमाल है। उसके बाद अगर देखिए तो एक पॉइंट है इवैल्यूएशन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें है कि जुबान की तफहीम और सलाहियत का अंदाज़े कदर करना है। उसके बाद है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उसके बारे में इसमें आप जान सकेंगे। इन सारी चीज़ों की रोशनी में अंदाज़े कदर करना है, तो इस पॉइंट को भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इसी तरह से सिलेबस में एक पॉइंट और है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स। इसी तरह से इसमें ये कहा जा रहा है कि तदरीसी आमोजिशी मवाद जो आप क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं, क्या बच्चों को समझाने के लिए, कभी आप उनको बोर्ड पर लिखकर कुछ बताते हैं, कभी नक्शों के ज़रिए से बताते हैं, कभी तस्वीर के ज़रिए से। तो ये जो चीज़ें हैं यही हैं तदरीसी आमोजिशी मवाद, TLM। और फिर उसमें आप देख लीजिए कि नाम भी दिया है कि दरसी किताब है, मल्टीमीडिया है, और भी चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को सामने रखिए कि इनका क्या रोल है। इनकी रोशनी में आपसे सवालात पूछे जाएंगे, आपको जवाबात देने हैं। इसी तरह से लास्ट पॉइंट है रिमेडियल टीचिंग, यानी इस्लाही तदरीस। तदरीस ऐसी हो कि इसके ज़रिए से आप दूसरों को समझा सकें, बता सकें, यानी आपके कहाँ पर खामियां हैं, इन सारी चीज़ों को जब हमने सामने रखा है, कैसा पढ़ाना चाहिए,
कहाँ पर फॉल्ट होता है, इन सारी चीज़ों को जब हम मद्देनजर रखते हैं तभी एक बेहतरीन टीचिंग हो पाती है, तदरीस हो सकती है। तो इसके लिए जो जो चीज़ें, जिन पहलुओं को हटाना होता है, उन पहलुओं को हटाकर हम अगर तदरीस करते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये बेहतरीन टीचिंग होती है। तो इन्हीं चीज़ों को सामने रख करके जिन चीज़ों को हटाया जाना चाहिए, निगेटिव पॉइंट से देकर पॉजिटिव चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, और वो है इस्लाही तदरीस। जिस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एक बुततराश वो कुछ करता नहीं है, सिर्फ पत्थर उठाता है और उससे वो जायद पत्थरों को हटा देता है और आपके सामने एक तस्वीर उभरती है। उसी तरह से यहाँ पर भी आपके सामने ऐसी टीचिंग होनी चाहिए जिससे कि एक तस्वीर दूसरे के सामने उभरे और वो एक अच्छी टीचिंग हो, बच्चे की समझ में बात आए और लोगों के सामने आपकी बात खुलकर आए और वो आपकी बात को दूसरी जगह कोट कर सके। जब तक बच्चा समझेगा नहीं आपकी बात, तब तक वो बात आपकी कोट नहीं कर सकता है, वरना फिर वो बात आपकी हवा हवा हो जाएगी। तो लिहाजा जरूरी है कि अच्छी टीचिंग हो, और अच्छे टीचर बनने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और सीटेट क्वालिफाई करने से पहले आपको सिलेबस समझना होगा। उम्मीद कि आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। अगर सिलेबस समझ में आया है तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम।